मेरी शादी जहाँ हुई थी वहाँ मेरी दो शालियाँ और थी, जिन्हें मैं आज ही पहली बार देखा था, क्योंकि रिश्ता बहुत ही जल्दबाजी में हुआ था। उन दोनों को देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। दोनों ही बेहद हसीन थी। खूबसूरत तो मेरी पत्नी भी बहुत थी, लेकिन अपनी दोनों बहनों से कम थी। विदाई से पहले दूध पिलाई की रस्म पर दोनों ही मुझे घेर कर बैठी हुई थी। कमबख्त हुस्न में एक से बढ़कर एक थी। मैं कुछ देर देखता ही रह गया। उन दोनों के सामने मुझे अपनी बीवी अब कम लगने लगी थी, क्योंकि उनकी रंगत अपनी दोनों बहनों में से कुछ दबती हुई थी। अपनी सालियों के मोम से हाथों में मुझे अपना हाथ बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों मेरा हाथ पकड़े अपनी बताई हुई रकम मांग रही थी, जो मेरे देने की बिल्कुल भी औकात नहीं थी। मैंने कहा कि मैं ऐसी रस्म को मानता ही नहीं। 5,000 लेना है तो लो, वरना फिर मैं वह भी अपनी जेब में ही रख लूँगा। हंसी मजाक का दौर चल रहा था, लेकिन मेरे ससुर ने आकर मेरी ही बात रखी। मेरी सालियों के मुंह 5,000 पर बने हुए थे। खैर, विदाई हो चुकी थी। मैं कुछ दिल फेंक आशिक टाइप का इंसान था। बीबी के साथ साथ मेरा दिल अपनी दोनों सालियों पर भी आ चुका था, जो कम उम्र होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी थी। मेरे माँ बाप बड़े भाई के साथ कनाडा में रहते थे। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही सब वापस जा चुके थे। मैं और मेरी पत्नी नैना अकेले ही उस घर में रहते थे। बहुत जल्दी मेरी पत्नी के सारे घर के काम भी अपने जिम्मे ले लिए थे। हालांकि शुरू के दिनों में इंसान को पत्नी की संगत बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरा मिजाज कुछ और था। मुझे औरतों में कशिश तब तक ही महसूस होती थी जब तक वह मुझसे दूर होती थी। जब मैं उसे पा लेता तो मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं रहता था। तो नैना भी मुझे बस शादी के दिन ही अच्छी लगी थी। उसके बाद मेरी रंगीन मिजाज मुझे घर पर चैन से रहने ही नहीं देते थे। जहाँ मुझे खूबसूरत लड़की नज़र आती, मेरी लार टपकने लगती। आजकल मेरी आंखों में मेरी हसीन सालियाँ खटकने लगी थी। मेरी शादी को बस एक हफ्ता ही गुजरा था। मैं नैना से कहा कि चलो आओ, तुम्हारी माँ के घर चलते हैं। तुम्हें भी तुम्हारी माँ और बहनों की याद आ रही होगी। मेरे ससुर बहुत ही शरीफ इंसान थे और उनकी 3 ही बेटियां थीं। बेटा कोई नहीं था। यह सुनकर नैना खुश हो गई। बड़े अच्छे से तैयार हुई थी और मैं उसके साथ अपने ससुराल पहुंच गया था। हमें यूं अचानक देखकर मेरी सास बौखला सी गई थी। कहने लगी, बेटा बता कर आते, मैं खाने का कुछ इंतजाम भी कर लेती। मैंने कहा ना, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, मैं तो आपका अपना हूँ। सास तो मेरी इतनी सी बात पर ही मुझ पर निहाल सी होने लगी थी। कहने लगी, मैं तो बड़ी खुश नसीब हूँ कि मुझे बेटों जैसा दामाद मिला है। मैंने कहा, अगर आप मुझे बेटा समझती है तो घर में जो पका है बस वही सामने रख दे, मैं खामोशी से खा लूँगा। लेकिन मेरे लिए बाजार से कुछ भी मत मंगवाइएगा। लेकिन फिर भी मेरे ससुर बाजार से मेरे लिए पनीर टिक्का, चिकन बिरयानी, गाजर का हलवा ले आए। घर में मेरी सास ने दाल बनाई हुई थी, वह भी गरम करके रख दी। मैंने खाना बड़े ही निसंकोच तरीके से खाया। मेरी दोनों सालियाँ मेरे सामने बैठी हुई थी। कह रही थी, मोहित भाई, आपने पनीर टिक्का तो चखा ही नहीं। हमारे घर के पास बहुत ही मज़े का पनीर टिक्का मिलता है, आप खाइए ना। मैं उनके मीठे शब्दों में ही खोने लगा था। खैर, खाना बड़े अच्छे माहौल में खाया गया था। फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर जाकर विराजमान हो गया था। मेरा दिल वापस जाने का कर ही नहीं रहा था, इसलिए अपनी सालियों से कहने लगा, जाओ लूडो लेकर आओ, मिलकर खेलते हैं। मेरे सास ससुर थके हुए थे, इसलिए कुछ ही देर में वह हमारे पास से उठकर चले गए थे। मैंने लूडो की महफिल जो जमाई तो रात के 2 बजे तक लूडो ही चला रहा। बहाने बहाने से मैं अपने पास बैठी छोटी साली रूपाली की कभी कमर सहलाने लगता, कभी हंसते हुए उसके गुलाबी गालों की चुटकी काट देता। वह तीनों बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। वह मुझे शायद बड़ा भाई समझती थी, इसलिए मेरी गुस्ताखियाँ को ठीक से समझ नहीं पाई थी। इस बीच नैना मुझे कई बार कह चुकी थी कि मोहित, अब घर वापस चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। लेकिन हर बार मैं उसकी बात टाल जाता कि बस एक बार जरा सुहानी को हरा लूँ, फिर चलते हैं। इस चक्कर में रात के 2 बजे तो मैंने कहा, अब तो घर जाना मुश्किल है, ऐसा करते हैं यहीं सो जाते हैं। समस्या यह थी कि मेरी सास का घर छोटा था, बस 2 कमरे थे और एक ड्राइंग रूम था। एक कमरे में सास ससुर थे, दूसरे कमरे में मेरी दोनों
सालियाँ मजबूरन दोनों ने अपना कमरा हमें दे दिया। सुबह नाश्ता करने के बाद ही हमें अपने घर लौटना था, लेकिन सालियों के हुस्न का जादू मेरे सर पर सवार हो चुका था। इसलिए मैंने एक बार नैना से कहा कि देखो, यहाँ पर तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम घर में अकेली बोर होती रहती हो, तो ऐसा किया करो कि अपनी बहनों को बुला लिया करो, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। मैं चाहता था कि किसी न किसी तरह मेरी सालियाँ यहाँ रहने आ जाए। मुझे तो लगा था कि नैना मेरी बात सुनकर खुशी से फूल नहीं समाएंगी, लेकिन वह कहने लगी मेरी बहनें अपने घर में ही ठीक है और मुझे तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं तो बिल्कुल भी बोर नहीं होती, बोर हो भी जाऊँ तो टीवी देख लेती हूँ। मैं तो चाहता था कि किसी बहाने से मेरी कोई ना कोई साली यहाँ आ जाए, ताकि मैं उसके हुस्न को देख देख कर अपनी आंखें ठंडी करता रहूं। लेकिन जब मेरी पत्नी सीधे तरीके से नहीं मानी, तो फिर मैं दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक बार छुट्टी का दिन था, मेरी पत्नी ने कपड़े धोए और उन्हें फैलाने के लिए छत पर चली गई। मैं सीढ़ियों पर सरफ वाला पानी फेंक दिया। जैसे ही नैना खाली बाल्टी लिए तेजी से सीढ़ियाँ उतरने लगी, तो उसका पाँव बुरी तरह से फिसल गया और वह गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक पहुंची। मैं अपनी कारस्तानी करके फौरन से कमरे में चला गया था, ताकि मुझ पर शक न हो जाए। नैना को यही लगा शायद कपड़े धोने के दौरान पानी उसी से गिरा है और वह फिसल गई है। खैर, नैना के चीखने चिल्लाने की आवाज़ों पर मैं दौड़ता हुआ बाहर निकला था। देखा तो वह अपना पाँव पकड़े आखिरी सीढ़ी पर बैठी हुई रोए जा रही थी। मैं फौरन से उसके पास आया, उसे सहारा देकर कमरे में ले गया। उसका पूरा पाँव नीला हो चुका था, उसका पाँव हिल भी नहीं रहा था। वह दर्द के मारे चीखे चिल्ला रही थी, लेकिन मैं तो अपने मकसद में कामयाब होने पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। खैर, मैं उसे अस्पताल ले गया। सब कुछ मेरी प्लानिंग के मुताबिक हुआ था। उसके पाँव की हड्डी टूट चुकी थी। नैना दर्द के मारे रोए जा रही थी, इसलिए मैंने फौरन से यह खबर अपने ससुराल में भी बता दी। मेरे सास ससुर के साथ मेरी दोनों सालियाँ घर पहुँच गई। नैना तो अपनी माँ के साथ लगी रो रही थी। मेरी सास कहने लगी, बेटा तुम कहो तो मैं नैना को अपने साथ घर ले जाती हूँ, ताकि हम इसकी देखभाल कर सके। मैंने कहा, देखिए, ये तो मुमकिन नहीं है। मैं अकेला घर में नैना के बगैर तो नहीं रह सकता। हाँ, अगर आप सही समझे तो सुहानी और रूपाली को यहाँ छोड़ दे, वो अपनी बहन को संभाल लेंगी। सुहानी मेरी पत्नी से छोटी थी, नैना से बस तो 2 साल ही छोटी थी, लेकिन नैना से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। सुहानी से छोटी रूपाली थी, वह भी रहने पर राजी हो गई, क्योंकि अपनी बहन की हालत देखकर वह परेशान हुई थी। लेकिन नैना के माँ बाप ने कहा कि घर पर भी तो कोई होना चाहिए। ऐसा करो, सुहानी नैना के पास रुक जाती है और रूपाली बेटा तुम हमारे साथ घर चलो, हम लोगों को भी तो किसी की ज़रूरत रहेगी। फिर सुहानी मेरे घर पर रुक गई और रूपाली को लेकर मेरे सास ससुर चले गए। यूँ मुझे भी मौका मिल रहा था। नैना तो बिस्तर की होकर रह गई थी। सुहानी उसे खाना तक बेड पर ला कर देती थी। पहले पहले तो मैंने सुहानी से फ्री होने की बहुत कोशिश की, मजाक भी करता था ताकि वह मुझे कुछ घुल मिल जाए, लेकिन वह मेरे मजाक पर भी सीरियस ही रहती थी, कोई जवाब नहीं देती थी। मैं अगर उसके करीब होने लगता तो वह दूर हट जाती थी, साफ कहती, आप ज़रा दूरी बनाकर बात किया करें, मुझे दूर से भी बात सुनाई देती है। उसके इस तरह के शब्दों से मैं कुछ समझ सा गया था। वह तो मुझे घास डालने को जरा भी तैयार ना थी। मैं तो चाहता था वह मुझे फ्री हो तो मैं मजाक मजाक में ही उसके साथ शरारत कर जाऊं और इसी शरारतों में मेरा दिल बहल जाए। लेकिन सुहानी तो रात को खाना खाते ही अपने कमरे में बंद हो जाती थी। मैं तो चाहता था उस रात देर तक बातें करूं और मजाक मजाक में ही अपना मकसद पूरा कर लूं, लेकिन अब तक सुहानी ने मुझे ऐसा मौका नहीं दिया था, लेकिन किस्मत ने दे दिया था। एक बार अपने घर आया तो सुहानी किचन में काम कर रही थी। हालांकि मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए था, नैना का हालचाल पूछना चाहिए था, लेकिन मैं सीधा किचन में दाखिल हो गया। वहाँ बिना दुपट्टे के खाना बनाने में बिजी थी। शायद गर्मी की वजह से उसने अपना दुपट्टा उतारकर किचन के दरवाजे पर लटका दिया था। मैं पहले कभी यूं बेधड़क किचन में नहीं आया था, लेकिन आज उसे देखकर मेरी नज़रें बेपाक हो गई थी। शायद मेरी नज़रों की ताबीज़ का असर था कि एकदम सुहानी से पलटकर मुझे देखा था तो बदहवास सी हो गई थी। मैं कुछ संभल गया। मैंने कहा, मैं गिलास लेने आया था। सुहानी, मुझे जरा गिलास पकड़ा दो। शायद बिना दुपट्टे की सुहानी को मेरे सामने कुछ शर्म सी महसूस हुई थी,
लेकिन मैं उसकी इस हालत से भी मज़ा उठा रहा था। उसने गिलास लिया और मेरी तरफ बढ़ा दिया और दूसरे हाथ से दरवाजे से अपना दुपट्टा उतारकर खुद पर डाल दिया। मैंने उसके हाथ से गिलास पकड़ा, उसका हाथ भी पकड़ लिया। मेरी इस हरकत पर वो मुझे हैरत से देखने लगी। मैं भी 4 दिन से शराफत दिखा दिखा कर तंग आ चुका था। अब मैं अपनी पत्नी का पाँव इसलिए तो नहीं तोड़ा था कि मैं अपनी साली आधी घरवाली की बस शक्ल ही देखता रहूं। जब मैं उसका हाथ नहीं छोड़ा तो वह मुझसे गुस्से में बोली, मोहित भाई मेरा हाथ छोड़े। मैंने कहा, सुहानी तुम्हारे हाथ तो नैना से भी ज़्यादा खूबसूरत है। यह कहते हुए मैं उसके बेहद करीब आ गया। मैं जानता था कि औरत तारीफ से पिघल जाती है, इसलिए मैंने तारीफ से ही शुरुआत की थी। लेकिन सुहानी ने तो मैं नहीं जानता था कि वह मेरे साथ यह भी कर गुजरेंगी। उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं दरवाजे से जाकर लगा था, वो फौरन से किचन से बाहर निकल गई। इसका यूं धक्का देना मुझे बहुत बुरा लगा था। वो होती कौन थी मुझे यूं बेदर्दी से धक्का देने वाली? मैं सोच चुका था कि अब उसे नहीं छोड़ूंगा। जब मैं कमरे से गया तो सुहानी नैना के पास बैठी रो रही थी। जब मैं कमरे में गया तो मुझे नफरत से देखते हुए फौरन से चुप हो गई। नैना उससे रोने की वजह पूछ रही थी। मैंने कहा, होना क्या है? खाना बनाते हुए हाथ जल गया बेचारी का। मैंने बहाना बनाया था। यह सुनकर वह मुझे गुस्से से घूरने लगी थी। मैंने कहा कि मैंने तो उसका हाथ पकड़ा था कि देखूं कहीं ज़्यादा तो नहीं जल गया। लेकिन तुम्हारी बहन तो शायद मुझे भाई की तरह समझती ही नहीं। मुझे हाथ छुड़वाकर तुम्हारे पास आई जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। मेरी बात सुनकर सुहानी मुझे नफरत और गुस्से से देखने लगी। नैना सुहानी से कहने लगी कि मोहित तुम्हारे बड़े भाई जैसे है। अगर तुम्हारे हाथ को पकड़कर देख रहा था कि कितना जला है, इसमें बुरी बात तो नहीं थी। ना दिखाओ कहाँ जला है। लेकिन सुहानी यह कहकर कमरे से बाहर निकल गई कि मैं सुबह वापस चली जाऊंगी। मैं नैना के सामने जाकर बैठ गया। मैंने कहा, लगता है तुम्हारी बहन यहाँ तुम्हारा ख्याल रखना नहीं चाहती और वापस जाने के बहाने ढूंढ रही है। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझती। अगर तुम्हारा पैर ठीक होता तो मैं कभी भी तुम्हारी बहन के इस तरह के व्यवहार पर उसे अपने घर ना रखता। लेकिन मेरी मजबूरी है कि फिलहाल मैं जल्दबाजी में कोई नौकरानी भी नहीं रख सकता। आजकल नौकरानी के ऊपर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं किया जा सकता। और तुम्हारे पाँव का यह हाल है कि तुम बगैर सहारे के चल भी नहीं सकती। इसलिए समझा। वो अपनी बहन को वह कहने लगी, आप चिंता ना करें, मैं सुहानी से बात करूंगी। मैंने कहा, देखो मैं तो तुम्हारी दोनों छोटी बहनों को अपनी ही बहन समझती हूँ, लेकिन सुहानी की आज की हरकत ने मुझे अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा करके रख दिया है। वह तो मुझे यूं हाथ छुड़ा के भागी जैसे कि मैं कोई बुरा आदमी हूँ। मैंने नैना के सामने अपना किरदार बिल्कुल साफ सुथरा कर लिया था। वो मुझे उल्टा माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी कि बच्ची है, उसे इतनी समझ नहीं है। चलो छोड़ो मोहित इस बात को। नैना को समझा बुझाकर मैं कमरे से बाहर आ गया। किचन में सब कुछ जैसे का तैसा पड़ा हुआ था, क्योंकि शायद सुहानी दूसरे कमरे में चली गई थी। मैं किचन से खाना लिया और नैना के साथ उसके कमरे में बैठकर खाने लगा। मैंने कहा, अब देखो मुंह सुजाए तुम्हारी बहन अपने कमरे में बैठ गई है। मैं खुद तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। नैना तो मुझसे शर्मिंदा हुए जा रही थी। खाना खाने के बाद मैं नैना को दवाई खिलाया। दवाई में मैंने एक नींद की गोली भी शामिल कर दी, जिसे खाते ही नैना गहरी नींद में सो चुकी थी। जब मैंने देखा कि अब नैना उठने वाली नहीं है तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। सामने कमरे का दरवाज़ा लॉक था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने कहा, सुहानी नैना की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, वह तुम्हें बुला रही है। मैं झूठ बोला था क्योंकि मैं जानता था अगर मैं वैसे ही दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो वह कभी भी मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगी। मेरा यह कहना था कि फौरन से कमरे का दरवाज़ा खुल गया था। जैसे ही नैना कमरे से बाहर निकलने लगी तो मैंने उसे बाजू से पकड़ा और कमरे के अंदर धकेल दिया और खुद भी कमरे के अंदर चला गया और कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। यह देखकर सुहानी की रंगत उड़ गई थी। कहने लगी, मोहित भाई ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, कौन सा भाई? मैं तुम्हारा कोई भाई वाई नहीं हूँ। वह तो मैं तुमसे इसलिए कह दिया था कि तुम मुझे भाई कहकर बुलाया करो ताकि तुम लोगों के विश्वास को मैं जीत सकूं। तुम्हारे हुस्न ने तो मुझे वैसे ही पागल कर रखा है। बड़े बहाने से तुम्हें मैंने यहाँ बुलाया है। यह सुनकर तो सुहानी की रंगत और भी उड़ गई थी। कहने लगी, शर्म करे, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाए। लेकिन मेरा तो ऐसा कोई भी इरादा नहीं था।
मैं जो अपना गंदा इरादा लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ था, उसे पूरा करने में कामयाब हो चुका था। मैंने सामने वह हाथ जोड़कर रोती रही, बिलबिलाती रही, मेरी विनती करती रही कि मुझे छोड़ दो, लेकिन मैंने उसे बर्बाद करके रख दिया था। वह अब सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी वह सब कुछ नैना को बता देंगी। मैंने उसे धमकाना शुरू किया। मैंने कहा, देखो, अगर तुमने अपनी जबान खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तुम अगर यह बात सबको बताऊंगी तो मेरे साथ तो जो होगा सो होगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी पर भी एक बदनुमा दाग लग जाएगा। अभी तो यह बात तुम्हारे और मेरे बीच है। बेहतर है कि तुम अपनी जबान बंद रखना। वह बस रोए जा रही थी। मैं उसे कमरे में छोड़कर अपने कमरे में आकर सो गया। अगली सुबह सुहानी को तेज बुखार हो चुका था। नैना यह देखकर परेशान हो गई। यह तो खुद ही बीमार पड़ गई है, मुझे क्या संभालेंगी। नैना हल्का हल्का खुद ही चलने लगी थी। मैंने कहा, ऐसा करो, इसे घर भिजवा दो और अपनी छोटी बहन को बुला लो, वह तुम्हारी देखभाल करने लगेंगी। मेरी दिलचस्पी अब सुहानी से खत्म हो गई थी। अब उससे छोटी बहन रूपाली में होने लगी थी, जो सिर्फ 17 साल की थी। मेरी बेवकूफ़ पत्नी मेरी यह बात भी मान गई। मैंने फ़ोन मिलाकर नैना को पकड़ा दिया, अपने ससुर को बुलाया और कहा कि सुहानी को बुखार हो रहा है, आप इसे ले जाए। ऐसा करे, रूपाली को भेज दे, क्योंकि मेरा पैर तो अभी तक ठीक नहीं हुआ कि मैं घर को संभाल सकूं। लेकिन यह बात जब सुहानी को मालूम हुई तो वह कहने लगी, नहीं, रूपाली यहाँ नहीं आएंगी, मैं दवा खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उसकी बात पर मैंने उसे गुस्से से देखा तो मैंने कहा, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम घर जाओ और अपनी छोटी बहन रूपाली को भेज दो, वह घर संभाल लेंगी। सुहानी मेरे इरादों से जानकार हो चुकी थी, इसलिए अपनी छोटी बहन को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बुखार में भी उठकर काम करने लगती। कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी मेरी 1000 कोशिश के बाद मौजूद सुहानी ने रूपाली को नहीं आने दिया। कुछ दिन बाद मेरे सर पर फिर से शैतान सवार होने लगा। मैं फिर से किचन में दाखिल हुआ। सुहानी खाना बना रही थी कि मैंने सुहानी को अपनी बाहों में के घेरे में ले लिया। मेरी इस हरकत पर सुहानी ने ना जाने कब सेल्फ से छुरी उठाई और मेरे हाथ पर मार दी। मेरे हाथ में गहरा कट लग गया था। मैं फौरन से उससे पीछे हट गया। मेरे जख्म से खून बहने लगा। मैंने उसे गुस्से से कहा कि पागल लड़की, ये क्या किया तूने। वो कहने लगी, आइंदा मुझे छूने की कोशिश की तो मार डालूंगी तुम्हें। उसकी आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ था। पहली बार मुझे सुहानी का जुनून देखकर डर आया था। मैं फौरन से अपने कमरे में चला गया, लेकिन मुझे उस पर बेतहासा गुस्सा भी था। मेरा जख्मी हाथ देखकर नैना मुझसे पूछने लगी, कहने लगी, आपके हाथ को क्या हुआ है। इससे पहले कि मैं कोई कहानी सुनाता, फौरन से सुहानी कमरे में आ गई। कहने लगी, दीदी, मैंने तो इनसे कहा कि मैं खुद काम कर लूँगी, लेकिन कहने लगे मैं तुम्हारे साथ मदद करवा देता हूँ, इसलिए सलाद काटने लगी। अब देखो इन्हें कहाँ ऐसे कामों की आदत है, अपना हाथ कटवा कर बैठ गए हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, सुहानी ने मुझे हैरान कर दिया। मेरी ही चाल मुझ पर चलाई थी। मैंने उसे गुस्से से देखा, लेकिन वह बिल्कुल बेअसर खड़ी थी। नैना मुझ पर गुस्सा करने लगी कि आपको क्या ज़रूरत थी, देखिए कितना गहरा जख्म कर लिया है आपने। फिर सुहानी से कहने लगी, ज़रा मुझे बैंडेज का सामान पकड़ा दो। उसने दराज में से एक फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और नैना को पकड़ा दिया। मैंने औरत का बस एक ही रूप देखा था और वह था कमज़ोर और बेबस। औरत को बेबस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं एक औरत को बेबस मजबूर देखकर उससे मज़े उठाता था, लेकिन मैं नहीं जानता था औरत का दूसरा रूप ऐसा भी हो सकता है। खैर 3 दिन तो मैंने सुहानी से कुछ भी नहीं कहा और अपना जख्म ठीक होने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन मैं जानता था कि वह एक कमज़ोर लड़की है और मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे ही मेरा जख्म कुछ ठीक हुआ, मैंने रात के समय सुहानी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो, वरना मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। मैं समझा था कि मेरी ये धमकी हर बार मेरे काम आएंगी और मैं इस बात का फ़ायदा उठाता रहूँगा, लेकिन इस बार कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला था। मैं काफ़ी देर दरवाज़ा धीरे धीरे बजाता रहा और उसे धमकियाँ भी देता रहा, लेकिन दरवाज़ा आखिरकार नहीं खोला। मैं मायूस होकर अपने कमरे में आकर लेट गया, लेकिन मुझे सुहानी पर बेतहासा गुस्सा था। अगले दिन मैंने नैना से कहा, देखो, काफ़ी दिन से सुहानी ही तुम्हें संभाल रही है, बेचारी थक गई होगी, उसे घर भेजकर रूपाली को बुलवा लो। लेकिन सुहानी फिर कहने लगी कि रूपाली की पढ़ाई का नुकसान होगा, मैं हूं ना आप लोगों की सेवा करने के लिए। कुछ दिनों से इस बार भी
उसने मेरी दाल नहीं गलने दी थी, ना रूपाली को बुलाने दे रही थी और ना ही मुझे मौका दे रही थी कि मैं उससे ही अपना दिल बहला लूँ। कुछ दिनों में मैं महसूस कर रहा था कि खाना खाने के बाद मेरी तबीयत में अजीब सा भारीपन आने लगा था। खाना खाते ही मुझ पर एक बेचैनी सवार होने लगी थी। उस दिन भी मैं लेट गया था, लेकिन नींद आंखों में नहीं थी। अपनी इस हालत से तंग आकर मैं करीबी क्लिनिक पर चला गया। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी। मैं दवाइयाँ खाता तो यह गहरी नींद में चला जाता, लेकिन उसके बाद मैंने यह बात महसूस की कि मेरी सेहत भी दिन ब दिन गिरने लगी थी। मुझे अपने अंदर कमजोरी सी महसूस होने लगी थी। मैं जरा सा चलता तो मेरी सांस फूलने लगती, मेरे हाथ पांव सून होने लगते। मैं अब रेगुलर डॉक्टर से इलाज करवाया तो मालूम हुआ कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। यह जानकर मैं सुहानी पर चिल्ला उठा, लेकिन वह हंसकर कहने लगी, तुम जैसे लोगों का मर जाना ही बेहतर है। अगले ही महीने सुहानी और रोहित की शादी है। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, दोनों में मोहब्बत भी थी। सुहानी ने रोहित को सब कुछ बता दिया है। तब भी रोहित सुहानी को अपनाने के लिए तैयार है। सब मर्द हवस के पुजारी नहीं होते, कुछ मोहब्बत के पुजारी भी होते हैं। नैना ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया है, उसने मुझसे तलाक ले लिया है। मैं इस समय अस्पताल में हूँ और जहर मेरे पूरे शरीर में फैल चुका है। मैं रोज रोता हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। सुहानी से और नैना से भी माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन किसी ने मुझे माफ़ नहीं किया। लेकिन मैं दिन ब दिन मौत के करीब हो रहा हूँ और मेरी तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, क्या मोहित माफ़ी के लायक है? अगर है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।